नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया सब्जेक्ट है ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का ये पार्ट 1 है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पोस्टमैन मेल गार्ड में नहीं था। पोस्टमैन मेल गार्ड में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 था। वहाँ से कुछ रूल पूछे गए थे, मगर यहाँ पे पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, जो पीएएसए के उद्देश्य से आएगा। यहाँ पे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 और पार्ट 1 को मिलाकर, यानी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, इन दोनों से प्लस आपका एसबी ऑर्डर मिलाकर यहाँ से आपके केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 5 प्रश्न के लिए इतना चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, आपका एक और है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, जहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतना सिलेबस हम पढ़ेंगे। इतना सिलेबस पढ़ने के बाद हमसे विभाग बोलता है कि भैया हम केवल 10 प्रश्न 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछेंगे, जो कि पीए और एसए के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि इतना सारा पढ़ना है और आता बहुत कम है। पर विभाग के द्वारा जो सिलेबस बनाया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए आइए, हो गया देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1। पार्ट 1 में हमको 6 सेक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से हो गए आपके? विधिक नियमावली, मिसलेनियस रूल्स, मेल विभाग के बारे में, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट के बारे में, डिलीवरी डिपार्टमेंट के बारे में, डिपॉजिट डिपार्टमेंट के बारे में, डिपॉजिट यानी जमा, रजिस्ट्री एंड पार्सल डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा उसको समझेंगे। ज़्यादातर इससे हमेशा फॉर्म नंबर ही पूछे जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा गंभीर होकर पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है और यही से आपका सिलेक्शन होना ना होना निर्भर करता है। तो आइए सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, डाक सहायक कोई फीस ना लें। पोस्टल असिस्टेंट्स शुड नॉट चार्ज एनी फी। किसके लिए? जैसे जो हमारे पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, यदि उनको कोई अनपढ़ आदमी आता है और उससे वो फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, कुछ ऐसा है ना, कर देते हैं कि आपको फॉर्म भर सकते हैं या उनको जानकारी दे रहे हैं, तो इससे क्या हो कि विभाग का काम भी नहीं रुकना चाहिए, डाकघर में काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो यदि पोस्ट मास्टर ऐसा कड़ा आदेश भी लागू कर देना चाहिए। हाँ, इस कंडीशन में क्या है कि पोस्टल असिस्टेंट को चाहिए कि वो कस्टमर से किसी प्रकार का कोई पैसा वसूल ना करे। मगर यदि कुछ ऐसा भी होता है तो पोस्ट मास्टर को एक ऐसा कड़ा आदेश लागू कर देना चाहिए कि इसके बदले में कोई फीस या इनाम किसी भी पोस्टल असिस्टेंट द्वारा ना ली जाए। यही चीज़ इसमें बताया गया है। फिर क्या होता है, यदि डाकघर के अहाते में पेशेवर लेखकों को काम करने की इजाज़त दी गई हो, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पेशेवर आदमी है, उसको विभाग द्वारा रखा गया है कि आप उसको फॉर्म भर सकते हैं या फॉर्म भरने की आपकी मनाही नहीं है, आप भर भी सकते हैं। यदि उससे मेहनताना, जो विभाग द्वारा मेहनताना निर्धारित किया गया है, यदि उससे ज़्यादा वो पेशेवर आदमी उससे ज़्यादा पैसा वसूल रहा है, तो इसको सबसे पहले पोस्ट मास्टर को इसकी रिपोर्ट अधीक्षक साहब को भेजनी चाहिए, एसपी सर को, और एक फॉर्म नंबर भेजना जारी करना चाहिए। नोटिस फॉर्म कौन सा? MS 42। ये देखिए फॉर्म नंबर बहुत आएंगे इसमें, वही चीज़ पूछता है। दूसरे नंबर पे रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन, यानी
वर्किंग ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। ज़्यादातर क्या होता है कि जो आप पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पढ़े हैं, पीओजी गाइड पार्ट 1 रूल थ्रू सेकंड में ये बताया गया है कि कुछ डाकघरों को छोड़कर जो अन्य सभी डाकघर हैं वो रविवार और छुट्टियों के दिन क्या होते हैं, बंद होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। अब आइए सेकंड नंबर पे बताया गया है नाइट पोस्ट ऑफिस, यानी रात्रिकालीन डाकघर। इसमें क्या हुआ था कि पीओजी गाइड पार्ट 1 में आप पढ़े थे कि समान में इसमें क्या जो डाकघरों का कार्य का समय होता है वो किसके द्वारा नियत किया जाता है। हाँ, ये पोस्ट ऑफिस के या ऑफिसेस के समय मान को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और ज़्यादातर ये सर्किल अध्यक्ष जो होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है कि सीपीएमजी के द्वारा सभी कार्यालय का समय निर्धारित किया जाता है, परंतु महानिदेशक या पीएमजी को ये अधिकार होता है कि उसके कार्य को 8:30 बजे तक उसको बढ़ा सकते हैं। रात्रिकालीन डाकघर को इनके समय को वो बढ़ा सकते हैं। आप पीओजी गाइड पार्ट 1 में ये चीज़ देखिए, पढ़ भी चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बाद क्या होता है, डाकघर को रविवार के दिन ही खुला रख सकते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस को। इन डाकघरों को रात्रिकालीन डाकघर कहा जाएगा और इनमें वो सभी कार्य किए जाएंगे जिनके लिए महानिदेशक द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा जो भी आदेश जारी किया गया है वो सारे इनके पालन किए जाएंगे। बढ़ाए गए समय में किए जाने वाले कार्य क्या हैं? रजिस्ट्री आइटम्स इंक्लूडिंग वीपी आइटम, है ना, इनको बुक किया जा सकता है। रजिस्ट्री वस्तुएं जिनमें वीपी वस्तुएं भी हों उनको हम बुक करवा सकते हैं। टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। आईपीओ सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, डाक टिकट हो गए, ये देखिए आईपीओ सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्टल स्टैम्प्स, ये सब चीज़ें सोल्ड कर सकते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस में रात्रिकालीन के दिन। बचत बैंक संबंधी कार्य, सेविंग बैंक से संबंधित जो रिलेटेड कार्य है आप 7:30 बजे तक निपटा सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपका तार मनी ऑर्डर यानी टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर है या वायर मनी ऑर्डर इसको बोलते हैं, वायर मनी ऑर्डर बोलते हैं तार मनी ऑर्डर की, इसकी अदायगी 6 बजे तक किया जाएगा। एक छोटा सा और चीज़ बताया गया है कि रविवार और डाकघर की छुट्टियों को बचत बैंक के लेन देन, मनी ऑर्डर, तार मनी ऑर्डर की अदायगी और साधारण डाक का वितरण ये सब चीज़ें रविवार और छुट्टियों के दिन नहीं किए जाते हैं, परंतु सप्ताह के दूसरे दिनों की तरह दूसरे सभी कार्य किए जाएंगे, है ना। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तीसरे नंबर पे बताया गया है डाकघर के कार्य विभाग यानी वर्क डिपार्टमेंट ऑफ मेल ऑफिस। अब इसमें सब एक ही तरह का होता है, पूछ लेता है कभी कभी, जैसे डाक सहायक हो गए, जो मेल डिपार्टमेंट होगा उसका जो डेजिग्नेशन ऑफिसर इंचार्ज होगा वो मेल असिस्टेंट होगा, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का सॉर्टिंग क्लर्क होगा, डिलीवरी का डिलीवरी क्लर्क होगा, डिपॉजिट का डिपॉजिट क्लर्क होगा, रजिस्ट्री का रजिस्ट्री क्लर्क होगा। ये सभी क्लर्क ही उसके विभाग के काम करते हैं। यहाँ पे केवल ध्यान देना है जो कोषपाल का होता है या जिसको कैश डिपार्टमेंट का काम दिया जाता है वो ट्रेजरर यानी कोषपाल इसको बोलते हैं। बाकी सब क्लर्क काम करते हैं और मेल डिपार्टमेंट का मेल असिस्टेंट के द्वारा काम संभाला जाता है। अब 4th नंबर पे क्या दिया गया है कि काम बांटने का ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। हर एक कार्यालय में पोस्ट मास्टर द्वारा एक फॉर्म होता है जिसको हम MS-12 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MS-12। इसमें सहायक वर्गीय कर्मचारियों की एक नियमावली रहती है, कौन कौन से कर्मचारी हैं उनका उसमें नाम रहता है। फिर क्या होता है कि ये विशेष दिन वस्तुतः काम करने वाले सहायकों के रिकॉर्ड का काम करेगी, है ना। तो MS-1 to MS-12 नंबर याद रख के रहिएगा कि पोस्ट मास्टर द्वारा तैयार किया जाता है। ये सहायक वर्गीय कर्मचारियों की इसमें नामावली रहती है, उसके लिए तैयार किया जाता है। ऐसे हर एक डाकघर में जहां एक से अधिक सहायक हों, असिस्टेंट एक से ज़्यादा हों, तो MS-37 का इस्तेमाल किया जाता है जिसको एक हाजिरी रजिस्टर या अटेंडेंस
रजिस्टर के तौर पर बोला जाता है। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट, ग्राम छटाई सूची उस मंडल निरीक्षक जिसको हम उपमंडल निरीक्षक या सब डिविजनल इंस्पेक्टर इनको हम बोलते हैं, इनको एक MS-52 फॉर्म दिया जाता है, एक छटाई सूची तैयार करेगा, ये इंस्पेक्टर द्वारा तैयार की जाएगी। पोस्टमास्टर को छटाई सूची के अनुसार, है ना, फिर पोस्टमास्टर क्या करेगा, छटाई सूची के अनुसार महीने में एक बार उपलेखा सहायक की परीक्षा लेनी चाहिए। उपलेखा सहायक होता है सब अकाउंट्स असिस्टेंट की, एक बार क्या होती है परीक्षा, उसके हिसाब से बीच बीच में लेते रहना चाहिए। ये हो गया आपका विलेज सॉर्टिंग लिस्ट। कौन तैयार करता है ये? SDI MS-52 में। 6 नंबर पे दिया गया है एनुअल विलेज रिटर्न, यानी वार्षिक ग्राम विवरणी। इसमें क्या होता है कि एक लेखा सहायक को, उपलेखा सहायक को या सब अकाउंट असिस्टेंट जो होता है उसको एक MS फॉर्म नंबर MS-88 दिया जाता है, जो फरवरी महीने से पहले 14 दिनों में एक विवरणी बनानी चाहिए, है ना। फरवरी महीने के पहले 14 दिनों के लिए वो बनता है, जिसमें प्राप्त हुई सभी प्रकार की वस्तुओं की संख्या बताई जाए, जो उस डाकघर के वितरण क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गांव में बांटी जाती है। उसमें एक ऐसे विवरणिका किसमें MS-88 में बनाया जाना चाहिए, जिसको एनुअल विलेज रिटर्न बोलते हैं। रिपोर्ट नहीं, रिटर्न है ये, ठीक है। अब इसके बाद 7 नंबर को निकाल दिया गया है, ये डिलीटेड है। 8वें नंबर पे आते हैं, जनता की ओर से विज्ञापन आदि बांटने की मनाही। तो ये देखिए पहले भी बताया गया है कि अगर जनता की ओर से कोई विज्ञापन, अगर जैसे पोस्टमैन को भी दिया गया है, इश्तेहार नोटिस कुछ ऐसा दिया गया है, तो पोस्टमैन अपने टाइम पे वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है, ये सब करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए वो चीज़ मनाही है। नौ नंबर में, कुछ के मामलों में पाने वाले से पुनः प्रेषित वस्तुओं की रसीद लेना, टेकिंग रिसिप्ट ऑफ रिसेंट आइटम्स फ्रॉम द एड्रेसी इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से? जैसे सर्किल अध्यक्ष जो हो गए, वो जिस डाकघर को वस्तु पुनः प्रेषित की गई है, उस डाकघर के पोस्टमास्टर को यह अधिकार दे सकता है। कौन दे सकता है? सर्किल अध्यक्ष यानी CPMG, कि वह पुनः प्रेषित वस्तु का वितरण यानी पुनः प्रेषित वस्तु का वितरण करते समय पाने वाले से रसीद की मांग कर सकता है। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। कौन इसको आदेश जारी करते हैं? सर्किल अध्यक्ष। किसको करते हैं? डाकघर के पोस्टमास्टर को। 10वें नंबर पे दिया है, मृत व्यक्तियों के नाम की वस्तुएं या आइटम नेम्ड आफ्टर डेड पर्सन या डेड पीपल। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए मृत व्यक्तियों के नाम भेजी गई वस्तुएं, ज़्यादातर क्या होता है कि अदावी वस्तुएं या अनक्लेम्ड गुड्स या अनक्लेम्ड आर्टिकल इसको माना जाता है। फिर गैर बीमा वाली वस्तुएं अगर कोई हो गई तो उसको किसी नज़दीकी से या उसके कोई रिश्तेदार को, तीसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। उसका भी एक इंस्ट्रक्शन होता है, तब उसको देते हैं। सीमा शुल्क निर्धारित करना 11 नंबर पे, डिटरमाइनिंग कस्टम ड्यूटी डिक्लेरेशन। किसी वस्तु में सीमा शुल्क का निर्धारण बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास, ये 4 विनिमय केंद्रों के अधिकारी ही करते हैं। अधिकारी जब सीमा सुरक्षा निर्धारित कर दें तो एक रकम की वसूली करने के लिए वितरण कार्यालय को फॉर्म, कौन सा फॉर्म इसमें रहता है? MSA, इसमें भरकर एक मेमो में भेज दिया जाएगा। यह हो गया कस्टम डिटरमाइनिंग कस्टम ड्यूटी डिक्लेरेंस के बारे में हो गया। अब इसके बाद क्या है? 11 के बाद कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से आइए स्टार्ट करते हैं 15 नंबर से। 15 नंबर पे दिया गया है, संयुक्त डाक
डाक तार घरों द्वारा तार संदेशों को तार जांच कार्यालय भेजना या सेंडिंग ऑफ टेलीग्राफ मैसेजेस टू टेलीग्राफ चेकिंग ऑफिस बाय ज्वाइंट पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिसेस। ज्वाइंट पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ ऑफिसेस हैं, उसके द्वारा कैसे भेजा जाएगा। तो जो आपका संयुक्त डाकघरों के तार संदेशों को प्रत्येक डाकघर में 1 महीने तक के लिए रोके जाने चाहिए, या 1 महीने तक के लिए आप उनको रोक सकते हैं। उन्हें दैनिक डॉकेट के साथ तार जांच कार्यालय भेजा चाहिए। जो उसका दैनिक डॉकेट है उसके साथ में तार कार्यालय पर वो चला जाएगा। हर एक अवधि में संदेश एक लिफाफे में भेजे जाने चाहिए और उस पर विशेष लेबल MO26, देखिए फॉर्म नंबर ही तो हमको पकड़ना है, MO26 लगा होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, 16 नंबर पे संयुक्त डाक तार घरों के अवितरित संदेशों को तार जांच कार्यालय भेजा जाना है ना। अवितरित जो संदेश हैं उसको तार जांच कार्यालय भेजा जाना। कैसे? किसी महीने की 1 तारीख से 15 तारीख या 16 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो भी अवितरित सभी अंतर्देशीय संदेश हैं, जब वितरण नहीं हो पाया है, उनको रिपोर्ट बारे में एक बनाकर उसको भेज कर प्राप्त कर लिए जाएंगे और विभागीय तारों को एक बंडल में एक साथ बांध देना चाहिए। इस बंडल पर अवितरित तार संदेश को लेबल लगा देना चाहिए, लास्ट में लेबल लगाकर उसको भेज देना चाहिए। फिर क्या होता है कि अगले महीने की 16 तारीख को और अगले दूसरे महीने की 1 तारीख को संदेशों आदि के इन बंडलों को संदेशों के विवरण की विस्तृत आवश्यक या आवरण सूची के साथ रजिस्ट्री डाक तार के जांच कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। तो जिसका डेट होता है वो 1 तारीख से 15 तारीख, दूसरा 16 तारीख से उसका लास्ट डेट, ये चीज़ें होती हैं। इसके हिसाब से वो कार्यालय में भेज दी जाती हैं। 17 नंबर पे दिया गया है, सूचना आम जनता को न बताई जाए। कौन सी सूचना? जैसे मान लीजिए कि डाक तार विभाग के बाहर के किसी भी व्यक्ति को डाक के जरिए भेजी जाने वाली किसी वस्तु, जो भी भेजा गया है उसको कारोबार से संबंधित कोई भी सूचना बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जब कोई सरकारी अधिकारी डाक के किसी कारोबार से संबंधित कोई सूचना मांगता है मान लीजिए, तो पोस्ट मास्टर से इस मामले पर आदेश के लिए सर्किल अध्यक्ष या CPMG से पत्र व्यवहार करके वो मांग सकता है। यदि वो चाहता है तो ऐसा कर सकता है। अदायगी नकदी और नोटों द्वारा की जानी चाहिए। इसका जो पेमेंट है वो नकदी या नोटों के द्वारा की जानी चाहिए। मनी ऑर्डर पाने वाले और बचत बैंक खाते से रकम निकालने वाला जो जमाकर्ता को रकम की इच्छा अनुसार यदि नकदी या करेंसी नोटों में किया जा सकता है। ठीक है। 19 नंबर पे दिया गया है करेंसी नोटों के बदले रोजगारी देना। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि उस करेंसी नोट के बदले में आप कोई रोजगार या एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसा मांग नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। अब इसके बाद 20 नंबर पे देखिए, डाकघर के भीतर नावाफिक व्यक्तियों का प्रवेश यानी एंट्री ऑफ अननोन पर्सन इनसाइड द पोस्ट ऑफिस। देखिए, जो व्यक्ति क्या है विभाग में काम ना करते हों, उन्हें डाकघर के भीतर जाने का कोई ऐसा अनुमति नहीं है। अगर वो कामकाज में हिस्सा लेने हस्तक्षेप की करने की ज़रूरत उनको नहीं है, ऐसा फिर कानूनी अपराध भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर डाकघर कर्मचारियों के रिश्तेदारों को जब तक उन्हें अधीक्षक लिखित में आदेश नहीं देते हैं, तो डाकघर कर्मचारी अपने रिश्तेदार को भी पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं बिठा सकते हैं। नियमित रूप से आने से उनको अनुमति नहीं है, ना ही उनको किसी प्रकार का जो पोस्ट ऑफिस में कामकाज होता है उसको सिखाने की ज़रूरत है। मतलब ये पोस्ट ऑफिस चाहता है, विभाग ये चाहता है कि जो काम जिसको सौंपा गया है वो खुद ही करे, ना कि वो किसी अपने रिश्तेदार के द्वारा उस काम को करवाए। ये विभाग में पूरी तरह से क्या है, मनाही है। 21 नंबर पे मोहरों, सीलों, टाइपो, चाबियों की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ सील्स है ना, टाइप्स एंड की। इसमें क्या होता है
कि डाकघर की मनी ऑर्डर की गोल चौकसे वाली, देखिए द राउंड स्क्वायर स्टैम्प्स ऑफ मनी ऑर्डर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, अनपेड वैल्यू स्टैम्प्स, पोस्टमास्टर है ना, पोस्टमास्टर की अनपेड वैल्यू स्टैम्प्स हो गई, इंश्योरेंस सील हो गई। इसको क्या कर सकते हैं कि इनको हमेशा पोस्टमास्टर के कब्जे में रखना चाहिए और उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पोस्टमास्टर की होती है। इसको एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए। डाकघर के मनी ऑर्डर गोल वाली या चौकसे वाली जो सील होती है मोहर हो गई, पोस्टमास्टर की अदत्त मूल वाली अनपेड वाली बीमा सील इंश्योरेंस सील हो गई। तो इसको डाकघर को सभी मोहरें और सील को बदलने वाली जो तारीख है वो हमेशा पोस्टमास्टर के कब्जे में रखनी चाहिए, उसके भी ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी आती है। दूसरा चीज़, डाकघर के सेफ की एक चाबी निश्चित रूप से पोस्टमास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगी और दूसरी चाबी किसकी अभिरक्षा में रहेगी? असिस्टेंट के हाथ में। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट के हाथ में वो रहती है। 22 नंबर पे दिया गया है खाली फॉर्मों की अभिरक्षा। तो प्रधान डाकघरों में जब किसी उप डाकघर या शाखा डाकघर बना दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी हेड ऑफिस में क्या होता है कि सब ऑफिस को क्या किया गया? बीओ बना दिया गया। ठीक है, बीओ बना दिया जाता है तो प्रधान पोस्टमास्टर को चाहिए, जो हेड पोस्टमास्टर होता है उसको उस उप डाकघर से मनी ऑर्डर, रसीद, बहिया जो भी ये सब हैं, है ना, उसको काम में लाई गई या उसको मंगा लेने चाहिए। उसका पूरा देखभाल वही करेगा और उन्हें अभी अपनी अभिरक्षा में अपने पास उसको रख लेना चाहिए। दूसरा चीज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि उप डाकघरों में उस एसओ में नीचे लिखे कोरे जो फॉर्म होते हैं उनको पहले उनकी अभिरक्षा में नायब पोस्टमास्टर की जिम्मेदारी में वो रहेगा। क्या क्या है? मनी ऑर्डर रिसिप्ट बुक हो गया, बुक ऑफ ट्रेजरी रिसिप्ट हो गया, बुक ऑफ ट्रेजरी वाउचर्स हो गए और बुक ऑफ अर्ली सेविंग बैंक्स हो गए। वो तो देखिए हेड पोस्टमास्टर मंगा लिया। अब इसके बाद जो ये चीज़ें होती हैं ये हमेशा नायब पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर के उस सब ऑफिस के सब पोस्टमास्टर के अंडर में ये चीज़ें अच्छे से सुरक्षित करके उनको रखना चाहिए। का या 22A में बताया गया है कि रसीद बही और जनरलों की जांच। रसीद बहियों और जनरलों की, देखिए रसीद बही का मतलब होता है रिसिप्ट बुक और जो उसके एसओ जनरल हैं उनकी जांच काम करने से पहले संबंधित पोस्टमास्टर या पर्यवेक्षक को करनी चाहिए। मतलब काम बंद करने के पहले पोस्टमास्टर या जो पर्यवेक्षक हैं उनके सुपरवाइजर हैं या पोस्टमास्टर को उनकी जांच करनी चाहिए। तेईस नंबर पे दिया गया है सरकारी रुपये की अभिरक्षा यानी कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी। अधीक्षक या प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघरों में पोस्टमास्टर, प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघरों में जो पोस्टमास्टर होते हैं या एसपी हो गए, यह बताएगा कि सेफ डाकघर के किसी कमरे में किस स्थिति में रखी जाएगी और इसकी हिफाजत किस तरह से की जाएगी या उसकी कढ़ाई के पालन कैसे किया जाएगा। कौन बताएंगे ये? या तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बताएंगे या तो फर्स्ट क्लास के जो मुख्य हेड पोस्ट मास्टर होते हैं वो बताएंगे, है ना। ये चीज़ इसमें बताया गया है। दूसरा चीज़ क्या होता है? डाक टिकट, दूसरे टिकट और भारतीय पोस्टल ऑर्डर पैकेट बनाकर उन पर बीमा सील लगा कर रखना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ उस पर सील लगा के रखना चाहिए। उप डाकघरों में एसओ में अधीक्षक सेफ को पुलिस स्टेशन, कोषागार या उप कोषागार में रखने के लिए आदेश दे सकता है। एसपी को ये आदेश है कि उसको आप पुलिस स्टेशन, ट्रेजरर या सब ट्रेजरर में रख सकते हैं, सब ट्रेजरी में रख सकते हैं, उसकी बात ये बोला गया है। सर्किल अध्यक्ष के परिपत्र सर्कुलर, सर्किल प्रेसिडेंट्स सर्कुलर, इसको क्या होता है? जैसे सर्किल अध्यक्ष महीने में एक बार परिपत्र जारी करते हैं। ये पूछता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, कितने दिन में परिपत्र जारी करते हैं सर्किल अध्यक्ष? तो एक बार। और परिपत्र कौन जारी करता है? तो सर्किल अध्यक्ष।
सर्किल अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्र 3 वर्ष बाद नष्ट किए जाएंगे। कितने साल बाद, ये भी पूछता है। 3 वर्ष बाद उसको नष्ट कर दिए जाएंगे। जिस सरकारी वर्ष में इन्हें जारी किया जाएगा उसके समाप्त होने पर आने वाले अप्रैल से 3 वर्ष गिने जाएंगे। इसका काउंटिंग का जो तरीका है वो इस हिसाब से रहेगा। फिर 25 नंबर पे आता है डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे बहुत सारे नियम दिए गए हैं, हम आपको पीडीएफ दे देंगे तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड में कुछ चीज़ें पूछता है विभाग द्वारा, उसी चीज़ों को हमको देखना है। बाकी यदि आप याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं। जैसे नॉमिनल रोल, ये हमेशा पूछा जाता है, स्थायी होता है। डाकघर के स्टॉक बुक भी पूछा जाता है, पत्राचार रजिस्टर भी पूछा जाता है। तो इस तरह से थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। इसका लिस्ट हम आपको दे देंगे तो पीडीएफ में रहेगा ये। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जाने चाहिए, वो तो इतने दिन बाद नष्ट हो जाएंगे। जैसे जो हमारा डाकघर का आदेश पुस्तिका हो गया, ऑर्डर बुक हो गया, रजिस्टर ऑफ अनडिलीवरेबल पासबुक हो गया, डिपॉजिट इन हेड पोस्ट ऑफिस वाला, सेविंग सर्टिफिकेट लेटर अकाउंट हो गया। इनको आप नहीं नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे पत्र और दस्तावेज जिन पर जांच की जा रही हो या जिनसे संबंधित मामलों पर पूर्ण निर्णय ना हुआ हो, उस दस्तावेज को आप नहीं हटा सकते हैं। सेवा में लगे हुए या फरार कर्मचारियों की चरित्र पंजियां, इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं कि नष्ट नहीं कर सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, कहीं फेंक नहीं सकते हैं। 26 नंबर पे दिया गया है हाथों हाथ विनिमय करने पर पावती लेना। डाकघर में नियुक्त पोस्टमास्टर और प्रत्येक सहायक को अपने पास फॉर्म MS-07 में एक पावती वही रसीद बुक होती है, वो ज़रूर रखना चाहिए। और हमेशा उस कर्मचारी को अपने पास इस वाले फॉर्म को रखना चाहिए। किसको? पोस्टमास्टर और प्रत्येक सहायक को या असिस्टेंट को। 27 नंबर पे दिया गया है डाक से भेजे जाने वाले रुपया या नकदी थैले बंद करके भेजना। तो जो डाक से भेजे जाने वाली सभी नकदी है या मुद्रा नोट या सभी डाक टिकट हो गए या वापसी कूपन हो गए, ये सब नकदी थैले में बंद करके भेजे जाने चाहिए, खुला नहीं भेजना चाहिए। कोषपाल को, ट्रेजरर को चाहिए कि चमड़े के थैले पर ताला लगा दे, है ना। ताला लगाकर चमड़े के थैले पर अपनी नकदी सील से सील लगा देना चाहिए, ये ट्रेजरर का काम है। फिर क्या होता है, कोषपाल को स्वयं ही हमेशा उस लेखा सहायक की उपस्थिति में नकदी थैले पैक करना चाहिए, बंद करना चाहिए, सील करके उसको रखना चाहिए। और उस उपलेखा सहायक जो हमारे हैं, सब ट्रेजरी असिस्टेंट जो हैं, बिना किसी कर्मचारी के या किसी प्रकार की मदद से उस थैले का वजन करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि इसमें हम समझेंगे कि कैसे जो हमारा रुपया पैसा है नकदी थैले में, उसको कैसे बंद करके भेजना है, ये सब चीज़ें बताया गया है। एसओ में जहां नकदी सील सप्लाई ना की गई हो उसकी जगह तारीख की सील काम में लाई जानी चाहिए, है ना। तारीख की सील को इस्तेमाल किया जाना चाहिए यदि वो सप्लाई ना हो तो। रोल नंबर 28 में रुपया भेजने का तरीका, मेथड ऑफ सेंडिंग मनी। दो प्रधान डाकघरों के बीच आपस में नगद रुपए के विनिमय का जो तरीका है अपनाया जाएगा, वह तरीका सर्किल अध्यक्ष या CPMG या अधीक्षक निर्धारित करेंगे। आमतौर पर 2050 से रुपए का जो नकदी थैले बंद करके भेजे जाते हैं, है ना। आमतौर पे क्या होता है कि 250 रुपए से अधिक रुपया नकदी थैलों में भरकर भेजे जाते हैं। उनकी कितना होना चाहिए, मात्रा हमेशा 250 रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। जब रुपया डाक से भेजा जाना हो तो पूर्ववर्ती नियम में दी गई हिदायत के अनुसार रुपया नकदी थैले में पोस्टमास्टर उप पोस्टमास्टर की उपस्थिति में बंद करके ही भेजना चाहिए। प्रधान डाकघरों से वितरणिया और दस्तावेज, ये रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हेड पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट ऑफ अकाउंट रीजन, है ना। तो ये मेल रिटर्न हो गया, ये सब चीज़ें हो गया। कब किसको कब भेजना है उसको देख लीजिएगा, हम लिस्ट आपको दे देंगे इसका।
तो इसमें भी वही चीज़ करना है, जैसे नकली लेखा और रोकड़ है, इसके पहले तारीख को भेजना है, किसको महीने की पहली तारीख को भेजना है, किसको 16 तारीख को भेजना है। ज़्यादातर सब पहली तारीख को ही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो दूसरी और 16 तारीख से चालू होती हैं। उस सब चीज़ों को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा गौर करके, एक एक चीज़ को बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा चीज़ है इसी में, यदि किसी प्रधान डाकघर से बहुत ज़्यादा विवरणियाँ भेजी जानी हो तो सर्किल अध्यक्ष से स्वीकृत लेकर लेखा बंडल भेजने के लिए एक थैला इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक लेखा बंडल में फॉर्म ACG 31 में अंतर वस्तुओं की एक सूची भी रखी जाएगी। लेखा बंडलों को हमेशा रजिस्ट्री वस्तुओं की तरह ही भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड बाई रजिस्टर्ड भेजा जाएगा। 30 नंबर पे दिया गया है फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस मंडल अध्यक्ष के द्वारा जारी किया जाता है। बस हो गया, इसमें इतना ही है, ज़्यादा इसमें गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी आपको बताए थे कि ज़्यादातर इसमें फॉर्म नंबर ही पूछे जाते हैं, वही सब चीज़ें बताने का एक तरीका था कि कैसे कैसे फॉर्म नंबर कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आप इसको देखिएगा, आपका ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 का 1 से 30 रूल तक हो चुका है। इसके बाद फिर हम अगले क्लास में बताएंगे। थोड़ा सा बोरिंग रहेगा पर इसको पढ़ना तो है ही, थोड़ा ध्यान देकर, और पिछले साल के पेपर करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपके द्वारा ना पढ़ा गया हो। तो हमारे चैनल को, जो इस क्लास को देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, या PP ऑनलाइन क्लासेस भी ये चलता है। और यदि क्लास आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।